हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे स्कूल के यूट्यूब चैनल मयूर ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? अरे क्या है टॉपिक आज का? हमने वर्ण विक्षेपण पढ़ लिया, लेंस पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे सूक्ष्मदर्शी प्रकाशिक यंत्र। टॉपिक का नाम क्या है? प्रकाशिक यंत्र। प्रकाशिक यंत्र। क्या नाम है टॉपिक का? प्रकाशिक यंत्र में हमारी आंख भी आती है भाई। कौन आती है? हमारी आंख। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं इसको। और जैसे आंख है ना हमारी, वो भी एक प्रकार का क्या है? प्रकाशिक यंत्र। क्या है? प्रकाशिक यंत्र। लेकिन आंख वाला टॉपिक हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। तो इसलिए क्या है, केवल प्रकाशिक यंत्र में, हालांकि ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राकृतिक होते हैं, कृत्रिम होते हैं। अब कृत्रिम प्रकाशिक यंत्र में आती है एक तो सूक्ष्मदर्शी और एक आती है दूरदर्शी। सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी, ये दो टॉपिक आते हैं ना। तो इन दोनों को पढ़ेंगे। दो ही टॉपिक इसके हैं, दो ही टॉपिक इसके हैं, मतलब 4 टॉपिक है जी। इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक है। उसके बाद एक ही छोटा सा टॉपिक बचेगा, प्रकाशिक तंतु। क्या बचेगा? प्रकाशिक तंतु बचेगा। तो देखो इसके अंदर क्या हो जाएगा। अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखो आप, तो इसमें पहले कुछ चीज़ें आपको छोटी मोटी लिखा देते हैं। चलो पहले लिखो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कोष्ठक में लिखो डी। इसकी डेफिनेशन लिखो, परिभाषा। इसकी परिभाषा लिखो, इसमें लिखो किसी वस्तु की आँख से वह न्यूनतम दूरी, किसी वस्तु की आँख से वह न्यूनतम दूरी जहाँ पर रखी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब स्वस्थ आँख के रेटिना पर बन जाए। स्वस्थ आँख के रेटिना पर बन जाए। लिखो स्वस्थ आँखें, इसमें लिखो जिस पर रखी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब स्वस्थ आँख के रेटिना पर बन जाए, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती। क्या कहलाती है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। अब इसके नीचे एरो लगा के लिखो, स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। ये लिख लेना, बस टॉपिक खत्म। अब देखो एक होता है दूरबिंदु। क्या होता है भाई? दूरबिंदु। दूरबिंदु का मतलब दूरबिंदु का क्या मतलब हुआ? एक तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, एक स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी होती है, जिसको दूर बिंदु भी कह सकते हैं। उसको निकट बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? निकट बिंदु। जो अभी जो हमने लिखा उसको क्या कहते हैं वास्तव में? निकट बिंदु। इसको दूर बिंदु कहते हैं। स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी ये क्या होती है कि आँख से वह अधिकतम दूरी, या चाहो तो इसकी डेफिनेशन लिख लो, या फिर इसको, या अगर आप याद रख सकते हो तो यानी इस चीज़ को याद रख लेना। केवल नोट में इतना लिख लेना कि दूर बिंदु यानी आँख का दूर बिंदु अनंत पर होता है। कहाँ होता है? स्वस्थ आँख का दूर बिंदु कहाँ होता है? अनंत पर। नोट में लिख लो, नोट में इस चीज़ को लिख लो कि स्वस्थ आँख का दूर बिंदु कहाँ होता है? अनंत पे होता है, अनंत पर होता है। इसमें लिखो अनंत पर होता है, अनंत पर होता है, अनंत पर होता है। इसके बाद नोट में दूसरा पॉइंट लिखो, निकट बिंदु व दूर बिंदु के बीच की दूरी दृष्टिपरास कहलाती है। निकट बिंदु व दूर बिंदु के बीच की दूरी दृष्टिपरास क्या कहलाती है भाई? दृष्टिपरास। क्या कहलाती है? दृष्टिपरास कहलाती है। विजुअल रेंज कहते हैं इसको। क्या चीज़ हो गई? अब देखो दूर बिंदु का मतलब क्या है। हमारी जो आंख होती है ना, देखो इधर आंख, ये हमारी आंख है जैसे, है ना। इस आंख से हम कितना मिनिमम पास तक देख सकते हैं। जैसे मुझे एक पेन देना, जैसे सारे अपना पेन उठा लो हाथ में, या सारे अपने हाथ में पेन ले लो, और इस पेन का जो ये सुई है ना, इस सुई को अपने पास सामने रखते हुए ऐसे देखो, और एक आंख बंद कर लो इस प्रकार। एक आंख चाहो तो ऐसे बंद कर लो, या फिर दोनों से देखो तो भी आपकी मर्जी, कैसे देखना चाहो। इस सुई को यहाँ से देखो, इस आपके पेन के टिप है ना, जो ये इसकी नीडल की जो टिप है, मतलब आगे का सिरा, उस सिरे को देखो और धीरे धीरे इसको पास लाते जाओ। क्या कोई ऐसा बिंदु आया जहाँ के बाद में एक टिप है वो धुंधली दिखाई देना स्टार्ट हो गई? आप आया कि नहीं आया? तो वो बिंदु जहाँ से धुंधली दिखना स्टार्ट हो जाती है, वही बिंदु क्या होता है? निकट बिंदु। क्या होता है?
निकटतम बिंदु या निकट बिंदु होता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। और वो स्वस्थ आंख से लगभग कितनी दूरी पर होता है? 25 सेंटीमीटर। अब देखो भाई, ये जरूरी नहीं कि आपका निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर ही हो। क्यों नहीं? क्योंकि ये स्वस्थ आंख के लिए ये एवरेज है। वास्तव में क्या है? एवरेज। जैसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे आदमियों का क्या किया गया, उनकी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी ज्ञात की गई और उसका औसत ले लिया गया, तो वो औसत लगभग कितना आया? 25 सेंटीमीटर। तो आपके लिए ये 25 ही हो, ये जरूरी नहीं है। अब जो बूढ़े आदमी होते हैं ना, उसके लिए ये स्पष्ट दृष्टि का जो न्यूनतम बिंदु है दूर चला जाता है और बच्चों के लिए पास आ जाता है। मतलब बच्चे अपनी आंखों को यानी इस प्रकार इस टिप को और ज़्यादा पास तक स्पष्ट देख सकते हैं और बूढ़े आदमी दूर। आपने जैसे किसी बूढ़े आदमी को देखा, फोन में नंबर देखता है तो कैसे देखता हूँ? क्या इस प्रकार नहीं देखता बूढ़ा आदमी को? बूढ़े की जरूरत नहीं, आजकल तो जवान भी देख लेते हैं कहीं, है कि नहीं? ये इस प्रकार उसका इस चीज़ का कारण क्या है? क्योंकि उनका निकट बिंदु क्या है? दूर खिसक गया। उनका निकट बिंदु दूर खिसक गया है। क्या ये वाली चीज़ समझ आई ना? अब देखो, ये 25 सेंटीमीटर और ये वाला बिंदु कहाँ होता है? दूर वाला अनंत पर। कहाँ पर होता है? अनंत पर। इसके बीच की ये दूरी क्या कहलाती है? ये कहलाती है दृष्टि परास। क्या कहलाती है? दृष्टि परास। मतलब ये तो है दूर बिंदु। क्या है? दूर बिंदु। और ये वाला क्या है? निकट बिंदु। ये वाला है निकट बिंदु। क्या ये वाली चीज़ समझ आई? अब एक चीज़ सोचो, इसमें सबसे काम की चीज़ क्या है जो भी हमारे काम में आएगी? अगर मैं किसी वस्तु को, ये निकट बिंदु है, ये दूरी डी है, कैपिटल डी से बताते हैं इसको। क्या जी समझ आई ना? ये तो निकट बिंदु है और ये मान लो दूर बिंदु है, इसको स्मॉल डी से बता दो। चलो देखो, अगर मैं किसी वस्तु को यहाँ रख दूँ, क्या मुझे वस्तु दिखाई देगी? सोचो देखें, अगर मैं यहाँ रख दूँ वस्तु को, ये मेरा निकट बिंदु है आँख का, क्या मुझे वस्तु दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। मुझे वस्तु दिखाई नहीं देगी, या साफ दिखाई नहीं देगी, या साफ दिखाई नहीं देगी। जब साफ दिखाई नहीं देगी तो हम कहेंगे मुझे दिखाई नहीं देगी। अगर मैं यहाँ वस्तु को रख दूँ तो मुझे दिखाई नहीं देगी। केवल वस्तु तभी दिखाई देगी जब वस्तु निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच में कहीं भी हो। यहीं केवल मैं वस्तु को देख पाऊँगा, बाकी जगह वस्तु को देख नहीं पाऊँगा। क्या ये वाली चीज़ समझ आई ना? अरे आई कि नहीं आई? अब देखो, इसके बाद में आगे आ जाओ। अब एक होती है नेत्र की समंजन क्षमता। क्या होती है? नेत्र की समंजन क्षमता। अब ये समंजन क्षमता क्या होती है भाई? ये चीज़ बताओ। हालांकि ये आपको लिखना नहीं है, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। आँख का जो लेंस होता है ना, वो उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। ये मांस का बना होता है। किसका बना होता है? मांस का बना होता है। सफ़ेद मांस का बना होता है। पारदर्शी होता है। कैसा होता है? पारदर्शी। और ये सिलेरी मांसपेशियों द्वारा अपने स्थान पर व्यवस्थित रहता है। सिलेरी मांसपेशी ऐसी मांसपेशियाँ होती है जो सिकुड़ और फैल सकती, जो सिकुड़ भी सकती है और फैल सकती। तो जब ये सिकुड़ेगी ना तो लेंस मोटा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? मोटा। और जब वो इस प्रकार फैलेगी तो लेंस पतला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? पतला। और लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? चेंज। लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? अब मैथ वालों को तो पता नहीं, लेकिन बायोलॉजी वालों ने पढ़ा होगा कि इस प्रकार जो ये मानव नेत्र होता है ना, इस मानव नेत्र में यहाँ एक पर्दा लगा होता है, एक पर्दा होता है जिसको हम कहते हैं दृष्टिपटल। क्या कहते हैं? दृष्टिपटल। या उसको कहते हैं हम रेटिना। क्या कहते हैं? रेटिना। रेटिना। इसकी खास बात क्या होती है? जितने भी नेत्र से प्रतिबिंब बनते हैं ना, वो सारे रेटिना पर ही बनते हैं। कहाँ बनते हैं? रेटिना पर ही बनते हैं। मतलब और कहीं प्रतिबिंब अगर बन गया, यहाँ बन गया, यहाँ बन गया, तो हमें वस्तु दिखाई नहीं देगी। केवल कहाँ प्रतिबिंब बनेगा तभी दिखाई देगी? रेटिना पर। मतलब प्रतिबिंब सदैव, चाहे कोई भी वस्तु को देखो आप, प्रतिबिंब सदैव कहाँ बनेगा? रेटिना पर। रेटिना पर। कहाँ बनेगा? रेटिना पर। तो क्या फिक्स है? वी। देखो, जहाँ प्रतिबिंब बनता है ना, वो दूरी वी ली जाती है। मतलब प्रतिबिंब सदैव यहाँ बनेगा कि नहीं बनेगा? यहाँ बनेगा कि नहीं बनेगा? अब मान लो वस्तु यहाँ रखी है ऐसे, तो ये दूरी कितनी हुई? यू। कितनी हुई? यू। क्या यू का मान भी फिक्स होता है? वस्तु को एक बार रख दिया तो देखो, देखे 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अगर v का मान कांस्टेंट है तो u का मान अलग अलग होने के लिए, मतलब हमें हर प्रकार की वस्तु साफ दिखाई देती है ना? क्या हर प्रकार की वस्तु साफ दिखाई देती है ना? मतलब u का मान अलग अलग हो सकता है कि नहीं हो सकता है? एक ही स्थिति के लिए तो u का मान फिक्स होगा, लेकिन अलग अलग वस्तुओं को हम देखते हैं। जैसे मैं इस टेबल को देख रहा हूँ, फिर मैं उस कमरे को देखूँ, उसके बाद में और किसी दूर स्थित वस्तु को देखूँ, तो किसका मान चेंज हो रहा है? u का।
तो u का मान चेंज होने के लिए f का मान चेंज होना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्योंकि अगर ये भी कांस्टेंट हो गया तब तो u का मान भी, ये तो पहले से कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट हो गया तो u का मान क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो हम एक ही जगह रखी वस्तु को देख पाएंगे, सभी वस्तुओं को देख नहीं, लेकिन हम तो सभी वस्तुओं को देख पाते, मतलब इसमें कुछ चेंज हो रहा है, कोई चीज़ बदल रही है। तो हमेशा क्या होता है, लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? कांस्टेंट। क्या होती है? तो v का अलग अलग मान प्राप्त होता है u के अलग अलग मानों के संगत। क्या चीज़ समझ आई ना? लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ v कांस्टेंट है, क्योंकि देखो प्रतिबिंब हमेशा ही रेटिना पर बनेगा। कहाँ बनेगा? हमेशा ही रेटिना पर। मतलब किसका मान चेंज होगा? f का। किसका होगा? मतलब मानव नेत्र की, यानी मानव नेत्र की खास बात क्या होती है? मानव नेत्र की खास बात क्या होती है कि वह अपनी फोकस दूरी को बदल सकता है। मानव नेत्र अपनी, यानी मानव नेत्र में जो लेंस लगा होता है वो अपनी फोकस दूरी को बदल सकता है, और फोकस दूरी को बदलने की इसी क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? बताओ चीज़ समझ में आएगी नहीं? क्या गजब तरीके से आई ना? कोई समस्या नहीं है? चलो आगे चलते। अब देखो भाई एक चीज़ और है इसके अंदर, जैसे ये होगी एक, तो एक होता है दर्शन कोण। क्या होता है? दर्शन कोण। तो एक लिखो दर्शन कोण। ये कोई दर्शन करने वाला वो कोण नहीं है कि किसी चीज़ के दर्शन हो गए, हे महाराज, है कि नहीं? वो बड़ा मामला नहीं है। दर्शन कोण या दृष्टिकोण भी कहते हैं इसको, या क्या कहते हैं? दृष्टिकोण, या दृष्टिकोण भी कहते हैं भैया। तो दृष्टिकोण या दर्शन कोण, इसको विजुअल एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? विजुअल एंगल कहते हैं। तो इसमें लिखो, इसकी परिभाषा में लिखो, किसी वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण ही दर्शन कोण कहलाता है। देखो, किसी वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण ही दर्शन कोण कहलाता है। देखो, किसी वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण ही दर्शन कोण कहलाता है। इसके नीचे एरो लगा के लिखो, दर्शन कोण का मान जितना अधिक होता है वस्तु उतनी ही बड़ी दिखाई देती है। लिखो कि इसमें लिखो, दर्शन कोण का मान जितना अधिक होता है वस्तु उतनी ही बड़ी दिखाई देती है, उतनी ही बड़ी दिखाई देती है, उतनी ही बड़ी दिखाई देती है। अब आ जाओ इधर। मान लो मेरे पास कोई वस्तु है, देखो ये, या वस्तु को इस तरफ रख दो ऐसे, वस्तु यहाँ रखी है एक तो, और ये मेरी आंख है, जैसे मान लो ये आपकी आंख है। भैंस की आंख तो नहीं है ना? किसकी आंख है? ये हमारी आंख है, मनुष्य की। किसकी है? मनुष्य की। देखो भैया ने क्या शब्द ढूंढ के लाया है। तो देखो यहाँ पर मान लो आपकी आंख रखी है ऐसे, तो देखो यहाँ से बनने वाला ये कोण क्या होगा? बताओ। दर्शन कोण। क्या होगा? मतलब ये दर्शन कोण किसके बीच में बनता है? वस्तु के ऊपरी सिरे से हमारी आंख और क्षैतिज के साथ। क्या चीज़ समझ आई ना? और ये कोण जितना ज़्यादा होता है उतना ही हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई। अब मैं इसी वस्तु को यहाँ ले जाऊँ तो क्या होगा? देखो थोड़ा चित्र को नीचे बना लेना है, दूसरा बना देते हैं। देखो यहाँ बना लेना है ऐसे, ये आपकी वस्तु कॉपी बनाओ तो ऐसे बना लेना है इसको, इस प्रकार। सेम ऊंचाई की वस्तु है, मतलब इसी वस्तु को आगे सरका दो, यहाँ सरका दो इसी वस्तु को। देखो देखिए वो की वही वस्तु है क्या? क्या सेम ऊंचाई की? देखो देखो। अब बनाओ कोण, ही कौन सा कोण ज़्यादा है? इस कोण को तो एल्फा कह दो और इस कोण को बीटा कह दो। कौन सा ज़्यादा है? एल्फा ज़्यादा है ना? एल्फा ज़्यादा है तो बड़ी कौन सी वस्तु दिखाई दे रही? कौन सी दिखाई दे रही वस्तु? ये बड़ी दिखाई दे रही कि ये वाली? ये वाली बड़ी दिखाई देगी कि ये वाली? ये वाली दिखाई देगी, एल्फा वाली दिखाई देगी रे। बीटा तो छोटा है ना, देखो ये वस्तु दिखाई देगी ना बड़ी। कैसे दिखाई देगी? जबकि वास्तव में दोनों वस्तुएं क्या है? सेम ऊंचाई की है। ऐसा कहाँ होता है? जैसे मान लो आप यहाँ से कोई बहुत दूर स्थित पेड़ को देखो, वो पेड़ आपको छोटा दिखाई देगा, जबकि वास्तव में उसकी ऊंचाई कितनी ज़्यादा है। देखो कारण क्या? दर्शन कोण कम हो गया है। क्या कारण है? दर्शन कोण कम हो गया है। क्या चीज़ समझ आई ना? अब देखो ये वाले यहीं से हमें यानी कई चीज़ें यानी कहने मतलब सीखने को मिलेगी। क्या चीज़ समझ आई ना? अब देखो क्या इसको साफ कर दूँ मैं, इसको चित्र बना लेना, ये वाला चित्र। अब हमें प्रकाशिक यंत्र पढ़ने हैं। अब ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जिनको पढ़े बिना प्रकाशिक यंत्रों को समझा, तो प्रकाशिक यंत्र पढ़ने। अब प्रकाशिक यंत्र बनाने की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, ये बताओ पहले तो। क्यों पड़ी आवश्यकता? मान लो मैं किसी वस्तु को देख रहा हूँ जो बहुत छोटी वस्तु है, बहुत ही ज़्यादा छोटी वस्तु है।
ये मेरी आँख है, मान लो यहाँ से ऐसे, मैं वस्तु को, या मान लो वस्तु है, ये वस्तु देखने में आपको बड़ी लग रही है लेकिन है बहुत ही छोटी, और इसे बनने वाला आँख पर दर्शन कोण 0 डिग्री, यानी कहना मतलब 1 डिग्री से भी बहुत कम है। आर्क मिनट, आर्क सेकंड में, आर्क सेकंड में किसमें है? आर्क सेकंड में कोण है, किसमें है ये कोण? आर्क सेकंड वगैरह जानते हो ना, क्या होता है आर्क सेकंड? आर्क सेकंड क्या होता है वास्तव में? कोण के मात्रक होते हैं ये गधों, किसके मात्रक है? कोण के। 1 डिग्री में होते हैं 60 आर्क मिनट, और एक आर्क मिनट में होते हैं 60 आर्क सेकंड, मतलब 1 डिग्री में हुआ 3600 आर्क सेकंड। क्या हुआ? 3600 आर्क सेकंड। कोण के मात्रक है ये, किसके मात्रक है? कोण के मात्रक। किसके मात्रक है? कोण के मात्रक है। अब देखो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है, तो मुझे बनाओ कोण का सबसे छोटा मात्रक क्या हो सकता है हमारे अनुसार, हमने जितना पढ़ा है ना उसके अनुसार कोण का सबसे छोटा मान, सबसे छोटा मान कि उससे छोटा हो ही नहीं सकता। 1 आर्क सेकंड। कितना हो सकता है? 1 आर्क सेकंड हो सकता है। कितना हो सकता है? 1 आर्क सेकंड हो सकता है। क्या ये वाली चीज़ समझ आई? अब देखो मान लो ये कौन है? 1 आर्क सेकंड है, 1 आर्क सेकंड है, ये इतना है, तो मुझे ये वस्तु दिखाई देगी कि नहीं दिखाई देगी बताओ? क्योंकि दर्शन कोण बहुत ही ज़्यादा छोटा है ना। अगर दर्शन कोण बहुत ज़्यादा छोटा है तो वस्तु मुझे बहुत ही ज़्यादा छोटी दिखाई, मतलब, और अगर कोण बहुत ज़्यादा कम हो गया तो मुझे वस्तु दिखाई, तो मुझे इसको देखने के लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए सोचो ना। अभी सूक्ष्मदर्शी नहीं लगाने रहे, कभी कहाँ लगा रहे हो, सीधा सूक्ष्मदर्शी लगा दो। पहले लक्षण तो पूरे तो चेक कर लो, सीधा दवाई थोड़ी दोगे कि सर दर्द करा दवाई दे दो या ऑपरेशन कर दो। क्या होगा सोचो देखिए, क्या हम अगर दर्शन कोण को बढ़ा सके, किसको बढ़ा सके? दर्शन कोण को अगर हम बढ़ा सके, क्या वस्तु हमें साफ दिखाई देने लगेगी? क्या करें दर्शन कोण बढ़ाने के लिए? हाँ, वस्तु को या तो पास लाओ या आँख को पास ले जाओ, पास ले आओ भैया, वस्तु को ले आए, क्या दर्शन कोण ज़्यादा हुआ? और पास लाओ, क्या दर्शन कोण और ज़्यादा हुआ? और पास ले आओ, क्या दर्शन कोण और ज़्यादा हुआ? अब तो वस्तु हमसे भी बड़ी हो गई। ऐसा कर सकते हैं क्या? ये स्थिति कहाँ तक संभव है दर्शन कोण बढ़ाने की? डी तक। मान लो ये निकट बिंदु है डी, तो वस्तु को यहाँ तक लेकर आ सकते हैं केवल और केवल हम। यहाँ और यहाँ रखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वस्तु वैसे भी दिखाई नहीं देगी। जिसके लिए दर्शन कोण ज़्यादा हो वो भी दिखाई नहीं देती डी से इस बिंदु पर इधर। क्यों दिखाई नहीं देती? क्योंकि ये निकट बिंदु आ गया है, इससे इधर वस्तु धुंधली हो जाती है हमारे लिए, तो हमें वस्तु वैसे भी दिखाई नहीं देगी ना। तो दर्शन कोण का मान बढ़ाते बढ़ाते कितना ज़्यादा बढ़ा सकते हो आप सोचो, कितना ज़्यादा की शर्म इतना बढ़ा सकते हैं? निकट बिंदु तक लेकर आओगे, इससे ज़्यादा ये दर्शन कोण बढ़ाया बढ़ा तो सकते हैं, लेकिन इसको बढ़ाने का कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि वस्तु अगर इधर आ गई तो वैसे भी दिखाई नहीं देगी। वस्तु वैसे भी दिखाई नहीं देगी, क्योंकि निकट बिंदु से इधर आने पर वस्तु दिखाई नहीं देगी। मतलब क्या दर्शन कोण का मान इससे ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है क्या? इससे ज़्यादा बढ़ाया नहीं जा सकता। तो ये कोण अगर एल्फा है तो ये एल्फा मैक्सिमम होगा, इससे ज़्यादा दर्शन कोण बढ़ाया नहीं जा सकता। अब यहाँ रख दिया वस्तु को तो भी दिखाई नहीं दी, तो यहाँ रख दिया, अब तो कोई तरीका बचा ही नहीं है। अब क्या करें आँख के साथ? बताओ आँख से कैसे देखें उसको? उसको देखा ही, उसको आँख से देखा ही, तो अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो इसको नहीं देख इसको हम देख नहीं पाएंगे, और अगर टेक्नोलॉजी है तो इसको देख पाएंगे। तो हमारे पास फिजिक्स है, और फिजिक्स के आधार पर कई चीज़ें सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी बनाई जा सकती है। तो हमें वास्तव में क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए सोचो, अगर इस वस्तु को हमें देखना है तो हमें क्या करना चाहिए? वस्तु को देखना है तो हमें दर्शन कोण का मान बढ़ाना चाहिए। अगर हम किसी तरह से दर्शन कोण का मान बढ़ा पाए, क्या वस्तु दिखाई देगी? लेकिन वस्तु डी से इधर आनी नहीं चाहिए, वरना वैसे भी दिखाई नहीं देगी। तो हमारा टारगेट क्या रहेगा? दर्शन कोण को बढ़ाना। किसको बढ़ाना? सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी यही करती है, वो दर्शन कोण को बढ़ा देती है। किसको बढ़ा देती है? दर्शन कोण को बढ़ा देती है। तो देखो सबसे पहले हेडिंग लगाओ सूक्ष्मदर्शी। क्या ये वाली चीज़ समझ आई ना? ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों देखना चाहते हैं हम?
क्यों आवश्यकता है सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी बनाने की, ये चीज़ समझ में आनी चाहिए ना पहले। तो सबसे पहले हेडिंग लगाओ सूक्ष्मदर्शी। इसको भाई कहते हैं माइक्रोस्कोप। क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप। इसकी परिभाषा में लिखो, इसमें लिखो सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसका उपयोग, सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसका उपयोग, लिखो सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसका उपयोग, सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसका उपयोग नज़दीक स्थित सूक्ष्म वस्तुओं को देखने में किया जाता है, जिसका उपयोग नज़दीक स्थित सूक्ष्म वस्तुओं को देखने में किया जाता है। दूर स्थित सूक्ष्म वस्तुओं को या फिर नज़दीक स्थित सूक्ष्म वस्तुओं को? सूक्ष्मदर्शी का उपयोग क्या है? पास में स्थित वस्तुओं को देखने में किया जाता है या सूक्ष्मदर्शी लगा के मंगल ग्रह को देख लो? अरे ऐसा थोड़ी कर सकते हैं। मतलब पास स्थित या नज़दीक स्थित सूक्ष्म वस्तुओं को देखने में किया सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसका उपयोग पास स्थित सूक्ष्म वस्तुओं को देखने में किया जाता है। बस देखो इसके बाद में क्या, सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार की होती है भाई। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। ऐसे इस प्रकार ऊपर सूक्ष्मदर्शी लिख देना, इधर ऐसे सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक तो है सरल सूक्ष्मदर्शी और एक कौन सी है? एक है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। क्या चीज़ समझ आई ना? इसको तो कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप। और इसको कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या कहते हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये इंग्लिश के शब्द मेन चीज़ों के याद रखने हैं आपको, क्योंकि एक बार ऑप्टिक्स में से सवाल आया था एक 10th क्लास में, 10th क्लास के बोर्ड के पेपर में सवाल आया था, मायोपिया दोष किसे कहते हैं? क्या आया था? मायोपिया दोष किसे कहते हैं? मायोपिया दोष का एक सवाल आ गया 10th में विज्ञान के पेपर में। विद्यार्थी कंफ्यूज हो गए, क्या करें भैया, ये क्या चीज़ है? निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? मायोपिया दोष। अब की बारी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। ज़्यादातर विद्यार्थियों को आ रहा था ये निकट दृष्टि, ये वास्तव में निकट दृष्टि दोष है, लेकिन मायोपिया शब्द जो है वो किसका है? इंग्लिश का। निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मायोपिया। दूरदृष्टि को कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। क्या चीज़ समझ आई ना? आई कि नहीं आई? तो इंग्लिश के सब थोड़े बहुत काम के हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। वो कह देगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आप अभी किरण चित्र बनाओ, फिर वो कह देगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का किरण चित्र बनाओ, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ना। तो इस प्रकार का आपको कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, इसलिए इंग्लिश के शब्द। पहले हेडिंग लगा लो दोबारा, सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी देखो भैया, सरल सूक्ष्मदर्शी हेडिंग लगा लो, सरल सूक्ष्मदर्शी। इसमें लिखो सरल सूक्ष्मदर्शी, इसके अंदर लिखो सरल सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी व कम द्वारक का एक उत्तल लेंस होता है। देखो सरल सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी व कम द्वारक का एक उत्तल लेंस होता है। कम फोकस दूरी व कम द्वारक का एक उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। बस इतना ही लिखना है। इसके नीचे वाले लाइन में लिखो यदि, इसके नीचे वाला लाइन में लिखो यदि, इसमें लिखो यदि, देखो यदि वस्तु, देखो यदि वस्तु लेंस के, देखो लेंस के प्रकाशीय केंद्र व फोकस के मध्य रखी हो, लेंस के प्रकाशीय केंद्र व फोकस के मध्य रखी हो, फोकस के मध्य रखी हो, प्रकाशीय केंद्र व फोकस के मध्य रखी हो, तो वस्तु का प्रतिबिंब, तो वस्तु का प्रतिबिंब, तो वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, तो वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बड़ा, देखो सीधा बड़ा आभासी, सीधा बड़ा आभासी वह उसी ओर बनता है, वह उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु रखी है, वह उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु रखी है, वह उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु रखी है। मतलब क्या? सरल सूक्ष्मदर्शी से क्या समझे आप? उत्तल लेंस होता है ना, उसी को क्या कहते हैं? सरल सूक्ष्मदर्शी। इनमें से ये कौन सा केस है जो भी मैंने लिखा है? एक बात देखो, देखिए ये अभी जो मैंने लिखा है कौन सा केस है? ये छठा केस है ना? कौन सा है ये वो छठा केस है। मतलब वही है, सेम ही चीज़ें। अब एक चीज़ सोचो, एक इसमें अलग से चित्र बनाना होता है पहले। तो पहले तो देखो, देखिए मान लो वस्तु ये है और वस्तु की ऊंचाई h है। कितनी है? h है।
और ये दूरी डी है। कितनी दूरी है? और वस्तु को यहाँ रख दिया मैंने। ये चित्र मैंने क्यों बनाया? क्योंकि अभी जब हम आवर्धन ज्ञात करेंगे ना, तो आवर्धन में लेंगे कि अंतिम प्रतिबिंब द्वारा वस्तु पर बना कोण और बटा यानी हमारे अंतिम प्रतिबिंब द्वारा यानी आँख पर बना दर्शन कोण और बटा वस्तु द्वारा आँख पर बना अधिकतम दर्शन कोण। तो वस्तु द्वारा आँख पर बना अधिकतम दर्शन कोण क्या होता है? जब वस्तु कितनी दूरी पर रखी हो? डी दूरी पर। क्या दर्शन कोण का मान इससे ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है क्या? तो ये चित्र क्यों बनाया, समझ आया? तो ये वाला चित्र बना लेना एच डी, और ये इस प्रकार चित्र बना लेना। ये पहले इसको नाम दे देना कुछ ए बी ओ नाम दे देना, जैसे ए बी ओ। क्या हो गया? अब देखो, अब ये चित्र बनाना है। ये कोई लेंस है मान लो इस प्रकार का, है ना? ये कोई लेंस है और ये इसकी मुख्य अक्ष है। वस्तु को कहाँ रखना है, इसका फोकस क्या हो सकता है? देखो देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ कुछ ऐसा हो सकता है क्या? तो वस्तु को यहाँ रख दो। क्या चीज़ समझ आई? एक प्रकाश की किरण तो कहाँ से गुजार दो? मुख्य अक्ष के समांतर। तो कहाँ से गुजरेगा? ये फोकस बिंदु से गुजरेगा, नेप से। दूसरी कहाँ से गुजार दो? प्रकाशी केंद्र से। तो देखो प्रकाशी केंद्र से इस प्रकार चली जाएगी। देखो देखिए, एक दूसरे से दूर हट रही है क्या लगातार? तो इनको पीछे की तरफ बढ़ाओ ऐसे। क्या चीज़ समझ आई ना? ये आप स्केल की सहायता से सीधे बना लेना इसको, समझ गए ना? और देखो देखिए, क्या प्रतिबिंब यहाँ बन गया? क्या प्रतिबिंब बहुत बड़ा बना? इसको तो नाम दे दो ए बी। क्या नाम दे दो? इसको नाम दे दो ए डैश बी डैश। क्या चीज़ समझ आई? बी डैश। ये दूरी हो गई वी और ये दूरी हो गई यू। क्या हो गई? यू। और ये दूरी हो गई एफ। कितनी हो गई? एफ हो गई। प्रकाश की किरणों की दिशा बताना जरूरी है, कंपलसरी है, ध्यान रखना इस चीज़ का। क्या समझ गए ना? ये इस प्रकार। अब ये एंगल कितना होगा सोचो। देखिए, आँख को हम यहाँ रखते हैं हमेशा। आँख को कहाँ रखते हैं? यहाँ पे रखते हैं ऐसे। तो मतलब 37 दिशा ये है ना, और प्रकाश किरणें ये आ रही। तो सोचो दर्शन कोण यही तो बनेगा बीटा। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? है कि नहीं? तो ये बीटा दर्शन कोण है। यहाँ बीटा से बताया क्योंकि एल्फा से पिछले वाले चित्र में बता चुके हैं ना। तो एक अभी जो छोटा चित्र बनाया था ना, वो कॉपी बनाना इससे पहले, इसके बाद ये बनाना है। अब सोचो ये चीज़ आ गई। अब हमें निकालना है आवर्धन समता। क्या निकालनी? आवर्धन समता। तो देखो आवर्धन समता, इसके नीचे लिख लेना एरो लगा के, आवर्धन समता या कोणीय आवर्धन या कोणीय आवर्धन। इसको एम से बताते हैं भाई। किससे बताते हैं? एम से बताते हैं। आवर्धन समता या कोणीय आवर्धन। आवर्धन समता या कोणीय आवर्धन, इसको किससे बताते हैं? कैपिटल एम से। कैपिटल एम बराबर क्या होता है? प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। आंख पर बना दर्शन कोण, आंख पर बना दर्शन कोण। एक लाइन में लिख देना इसको, आंख पर बना दर्शन कोण बटा, बटा क्या? वस्तु द्वारा आंख पर बना, वस्तु द्वारा आंख पर बना अधिकतम दर्शन कोण। आंख पर बना अधिकतम दर्शन कोण। क्या ये वाली चीज़ समझ आई? अधिकतम दर्शन कोण। ये फॉर्मूला लिख देना नीचे इसके, अधिकतम दर्शन कोण। चित्र के नीचे ये फॉर्मूला लिख देना। पहले चित्र कंप्लीट कर लो, फिर ये फॉर्मूला लिख देना। इसके बाद देखो, अब देखो ये चित्र भी काम में आएगा, चित्र मिटाएंगे नहीं। अब फॉर्मूला लिख लिया ना। अब देखो वीडियो को पॉज करके लिख लेना या रिवर्स कर लेना। देखो इधर, अब इसका हमें फॉर्मूला लिखना है। क्या करना है? इसका फॉर्मूला लिखना है। मतलब m बराबर था बीटा अपॉन एल्फा। क्या था? m बराबर बीटा अपॉन एल्फा। m बराबर था बीटा अपॉन एल्फा। अब सोचो बीटा कैसे निकाले? बीटा कैसे निकाले? सोचो, देखिए बीटा कैसे निकाल सकते हैं? सोचो, दिमाग लगाओ। ये देखो बीटा है ना, तो इस वाले को नाम दे दो आप चाहो तो ओ डैश। क्या नाम दे दो? तो कौन सा त्रिभुज ले? त्रिभुज ए बी ओ डैश में, ए बी ओ डैश में। इसमें क्या आएगा? टेन थीटा ले लो। क्या ले लो? तो टेन बीटा क्या आएगा इसमें? लंब बटा आधार। ये लंब बटा आधार। तो थीटा के सामने वाला लंब मतलब ए बी। ए बी मतलब वस्तु की ऊंचाई कितनी होती है? एच होती है ना। तो कितना होगा? एच बटा यू। कितना होगा? एच बटा यू। एच बटा कितना होगा? यू। क्या ये वाली चीज़ समझ आई? अगर बीटा अल्प हो या ऐसा कहते थीटा अल्प हो, क्या हो? थीटा अल्प हो, तो टेन थीटा लगभग किसके बराबर होता है? टेन थीटा लगभग किसके बराबर होता है? थीटा के। तो बीटा बराबर क्या आ जाएगा? एच बटा यू। क्या आ जाएगा? एच बटा
क्या टेन बीटा बराबर ये भी लिखा जा सकता है एच डैश बटा वी? देखो देख बराबर और क्या लिखा जा सकता है एच डैश बटा, क्या लिखा जा सकता है एच डैश बटा, क्या ये भी लिखा जा सकता है? अब देखो बीटा बराबर क्या आया एच बटा यू, क्या आया एच बटा यू। अब एक बार एक वो त्रिभुज और ले लो आप, कौन सा त्रिभुज ए बी ओ में, ए बी ओ में, इसके नीचे लिख देना ए बी ओ में क्या होगा बताओ, और ये त्रिभुज ए बी ओ में क्या होगा बताओ? इसमें होगा अगर मैं टेन एल्फा लूँ ना तो वो भी होगा लंब बटा आधार, और वो होगा एच बटा डी। अरे भूल गए क्या, अभी अभी चित्र बनाया था, कॉपी में देख लो बनाया होगा, एच बटा डी होगा ना। अगर थीटा अल्फ हो तो एल्फा किसके बराबर हो जाएगा एच बटा एम। निकालना है तो क्या करना चाहिए, एम निकालना है तो क्या करना चाहिए बीटा अपॉन एल्फा, तो क्या हो जाएगा एच बटा यू इंटू एच बटा डी। एच से एच तो गया तो एम बराबर क्या हुआ डी बटा यू, क्या हुआ डी बटा यू, क्या हुआ डी बटा यू। अब यहाँ चिन्ह रखो, कार्तीय चिन्ह परिपाटी लगाओ, तो कार्तीय चिन्ह परिपाटी लगाएंगे तो क्या होगा सोचो, देखिए इसका मान माइनस में आएगा कि प्लस में, सोचो। तो प्रतिबिंब आभा से बनता था ना तो एम का मान पॉजिटिव आता था हमेशा, याद करो छठे केस के लिए इसमें, क्योंकि यू भी नेगेटिव और वी भी नेगेटिव। इससे निकाल के देखो, देखिए डी का चिन्ह क्या होगा, डी का चिन्ह क्या होगा, छोटा बड़ा त्रिभुज देखो वो कॉपी में देखो, क्या आंख इधर है, प्रकाश की किरण इधर से ऐसे आ रही है नहीं इस प्रकार, तो आपको इस तरफ जाना है, अगर आप डी को मापोगे तो किसका लेंगे माइनस का, और यू भी किसका, तो कार्तीय चिन्ह परिपाटी से, इसके नीचे लिख देना कार्तीय चिन्ह परिपाटी से, मतलब चिन्ह सहित लेना है इसको हमेशा। डी की वैल्यू क्या माइनस डी, और यू की वैल्यू क्या, तो एम बराबर क्या आएगा डी बटा यू, माइनस माइनस वापस प्लस हो गया ना, डी बटा यू। ये एम की वैल्यू आई, ब्रैकेट बना देना इस पर। ये आवर्तन आया सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए, किसके लिए सरल सूक्ष्मदर्शी। वीडियो को पॉज करके पूरा उतार लो जैसा मैंने बताया, समझ गए ना। और इसके नीचे लिखो अब केस फर्स्ट, क्या लिखो केस फर्स्ट लिखो इसके नीचे, देखो केस फर्स्ट भाई, केस फर्स्ट में देखो क्या है, केस फर्स्ट में लिखो, केस फर्स्ट में ऐसे लिखो यदि, केस फर्स्ट में ऐसे लिखो, इसके बाद देखो भाई केस फर्स्ट, तो केस फर्स्ट लगा लो इसके नीचे, केस फर्स्ट में लिखो, केस फर्स्ट में लिखो यदि अंतिम प्रतिबिंब, केस फर्स्ट में लिखो यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने या डी दूरी पर बने, ऐसे सीधा लिख लो, यदि अंतिम प्रतिबिंब डी दूरी पर बने, कितनी दूरी पर बने, कोष्ठक में लिख देना निकट बिंदु पर, कोष्ठक में क्या लिख दोगे निकट बिंदु पर। तो देखो एम बराबर क्या आया, मतलब डी दूरी पर बने ना अंतिम प्रतिबिंब, तो लेंस सूत्र से क्या होगा 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अब देखो v की वैल्यू तो कितनी माइनस डी, क्यों लिखा माइनस डी, क्योंकि ये बोल रहा है अंतिम प्रतिबिंब डी दूरी पर बने, अंतिम प्रतिबिंब, क्योंकि ये जो प्रतिबिंब बनेगा ना तो इस प्रतिबिंब की वजह से दर्शन कोण का मान बढ़ा कि नहीं बढ़ा, देखो देख पहली बात तो दर्शन कोण बढ़ा कि नहीं बढ़ा, क्या दर्शन कोण बढ़ा ना, देखो वस्तु इतनी बड़ी हो गई, मतलब उसका प्रतिबिंब देख रहे हैं हम, लेकिन ये प्रतिबिंब भी काम यानी कहाँ तक लेकर आ सकते हैं इस प्रतिबिंब को भी, डी दूरी पर। डी दूरी से अगर प्रतिबिंब इधर आ गया तो वो हमें साफ दिखाई नहीं देगा, क्या ये बात चीज समझ आई ना। तो एक केस में तो डी पर रखेंगे, एक दूर बिंदु पर रखेंगे अनंत पर, कहाँ रखेंगे अनंत पर, और एक बार कहाँ रखेंगे, किसको रखेंगे प्रतिबिंब को, किसको, हम अब किसको देख रहे हैं, वस्तु को देख रहे हैं प्रतिबिंब को देख रहे हैं, अरे प्रतिबिंब को देख रहे हैं ना, तो प्रतिबिंब को कहाँ रखना है हमें, एक बार तो डी पर रखना है और एक बार अनंत पर रखना है, क्या ये बात चीज समझ आई ना। तो एक बार डी दूरी पर रखो, तो v का मान माइनस डी होगा कि प्लस डी, देखो प्रकाश की किरण इधर जा रही और ये वाली दूरी डी होगी, v बराबर क्या होगा, क्योंकि केस में कहा ना अंतिम प्रतिबिंब डी दूरी पर बढ़े, चीज समझ आई ना, तो v बराबर माइनस डी होगा, क्या होगा, क्योंकि प्रकाश इधर जा रहा है और हम इधर चलेंगे, यहाँ से चलना शुरू करना है इधर, तो विपरीत दिशा में जा रहे हैं माइनस डी, यू की वैल्यू माइनस यू, एफ की जगह प्लस एफ होगा, क्योंकि ये लेंस है उत्तल लेंस, कौन सा लेंस है, तो इसकी वैल्यू रखो, तो 1/- माइनस डी प्लस 1/u बराबर 1/f, 1/u की वैल्यू निकालो, 1/d प्लस 1/f हो जाएगा, तो u की वैल्यू क्या आई df/d प्लस एफ। अरे नहीं समझ आई ये चीज़, अरे सीधी लिख दी कैलकुलेशन कर दो मैंने, समझ गए ना। तो u बराबर कितना आया df/d प्लस,
अब ये u की वैल्यू उठा के कहाँ रखो, ये u की वैल्यू उठा के कहाँ रखो, ये उठा के रखनी है m के अंदर आवर्धन में। आवर्धन क्या आया, m बराबर d बटा u। तो m बराबर d तो है ही, u की जगह क्या रखोगे, d f अपॉन d प्लस। यह चीज़ बताओ समझ आई कि नहीं, क्या समझ आई ना, d से d तो कट गया, तो m बराबर क्या आया, d प्लस f बटा f। क्या चीज़ समझ आई, तो m बराबर आया 1 प्लस d बटा f, 1 प्लस d बटा। देखो देखो समझ आया कि नहीं, मतलब जब अंतिम प्रतिबिंब d पर बनेगा तो आवर्धन कितना होगा, 1 प्लस d बटा कितना होगा, 1 प्लस d बटा f होगा। अब इसके बाद में लिखो k सेकंड, ये उतार लो, वीडियो को पॉज करके उतार लेना, k सेकंड लिखो। k सेकंड में क्या लिखोगे, k सेकंड में लिखो जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने, अनंत पर बने, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, कोष्टक में लिख देना दूर बिंदु पर। कोष्टक में क्या लिख दोगे, दूर बिंदु पर। तो क्या हो जाएगा, 1 बटा वी माइनस 1 बटा यू बराबर 1 बटा एफ। वी की वैल्यू कितनी, मतलब ये प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है आपकी बार, अनंत पर बन रहा है। कहाँ बन रहा है, ये अनंत पे बनेगा तो वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस अनंत, कितनी, यू की वैल्यू माइनस यू, एफ की वैल्यू प्लस एफ। क्या ये वाली चीज़ समझ आती है ना, कार्तीय चिन्ह परिपाटी पूरा अलग से वीडियो बना दिया था एक पूरा। तो देखो क्या हो जाएगा, 1 बटा माइनस अनंत प्लस 1 बटा यू बराबर 1 बटा एफ। तो यू बराबर क्या आया, एफ। तो एम बराबर क्या आया, डी बटा यू, तो एम बराबर डी बटा एफ। बताओ चीज़ समझ आएगी नहीं, ये क्या स्पष्ट हो गया, के सेकंड। सरल सूक्ष्मदर्शी कंप्लीट, सरल सूक्ष्मदर्शी कंप्लीट। अब कौन से पढ़ेंगे, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बाद में 2 ही टॉपिक बचे हैं और एक प्रकाशिक तंतु का। क्या चीज़ समझ गए ना, और ये पूरा होने के बाद चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। क्या चीज़ समझ आई, तो आज के लिए इतना ही बहुत है, बाकी काम कल की क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।